Everyone, good morning, good afternoon and good evening, whatever the time you are watching from. So guys, सबसे पहले आप सबका हमारे YouTube चैनल कोर कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। डिज़ाइन पैटर्न के इस सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम पुराने डॉटनेट फ्रेमवर्क में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, डॉटनेट MVC5 MVC4 में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे, राइट। तो डिस्कशन इस डिस्कशन में इस सेशन में हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, चलिए सबसे पहले उस पॉइंट को देखते हैं, है ना। तो इस सेशन में हमने सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक्चुअली होता है क्या चीज़ है। उसके बाद देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे, क्या तरीके होते हैं, क्या वे होता है जिसके थ्रू हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे जो डॉटनेट फ्रेमवर्क में होगा, जो MVC5 में होगा, और उसमें हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उस लाइब्रेरी के थ्रू हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे अगर लाइब्रेरी डिस्कस किया जाए जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वैसे तो बहुत सारी लाइब्रेरी है, जैसे कि यूनिटी है, ऑटोफैक है ना, और भी सारी लाइब्रेरी होती है। लेकिन हम इस सेशन में, इस वीडियो में हम यूनिटी को देखेंगे और यूनिटी कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले एक्चुअली देखते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या चीज़ है, ठीक है। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ टेक्निक और अ डिजाइन पैटर्न विच हेल्प to inject dependent object of a class into a class rather than creating itself, right। तो अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती है आपको अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसके टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली पूरी डिफिनेशन से क्या कहता है और क्या एक्चुअली होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हम बोर्ड पे, है ना, और समझते हैं कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक टर्म है एक्चुअली होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों टर्म को समझे, डिपेंडेंसी और इंजेक्शन का, तो डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है कि डिपेंडेंसी का मतलब कि जिस पे आप डिपेंड हो, ठीक है ना। और इंजेक्शन का मतलब होता है उसको इंजेक्ट कर लेना, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या हो गया, जिस पे आप डिपेंड है उसको इंजेक्ट कर लेना डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहलाता है। कि तो अगर सिंपल वे में इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, सिंपल वे में कैसे करेंगे, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ टेक्निक या वे बाय विच यू कैन इंजेक्ट द डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, राइट। समझ में आ रहा। हाँ, अगर अगर इसी को अगर हम उप्स के कंसेप्ट उस कंसेप्ट से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, समझना चाहें, तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे और कैसे समझेंगे। हमारे पास सपोज करिए कि हमारे पास दो क्लास है ना, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, राइट। तो जो क्लास ए है और एक क्लास क्या है, क्लास बी के पास एक मेथड है जो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और उस मेथड का नाम क्या है कि गेट नेम, राइट। तो गेट नेम क्या है, इसमें कोई पैरामीटर आईडी भेजते हैं, एम्प्लॉय आईडी भेजते हैं, और इस आईडी के बेस पे क्या होता है, एम्प्लॉय का ये नाम रिटर्न करता है, ठीक है। रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न करता है एम्प्लॉय का नाम रिटर्न करता है, ठीक है। और एक क्लास ये है, इस क्लास बी के इस मेथड को यूज करना चाहता है तो कैसे करेगा। अगर हम अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात ना करके नॉर्मल वे, जनरल वे में समझें, तो इस क्लास को, इस मेथड को कैसे कॉल करेगा, यूज करेगा, एक क्लास है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस क्लास का, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। क्लास बी ओवीजी न्यू क्लास बी। अब जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो इस ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, इस मेथड को हम कॉल कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, और इसका जो भी टाइप होता है उस टाइप में हम असाइन कर देते हैं इस, ठीक है, असाइन ए। तो अब ये क्या होगा, क्लास ए जो है इस मेथड को कॉल कर लिया और इस मेथड के जो भी वैल्यू है उसको कॉल कर लिया और इसमें असाइन कर दिया, और जो भी इसको इम्प्लीमेंटेशन करना हो ये
क्लास इस वैल्यू के साथ इम्प्लीमेंटेशन करेगा या जो भी इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा इम्प्लीमेंटेशन करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। उस एप्लीकेशन में हो रहा है जिसमें डॉट नेट सॉरी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, या उस एप्लीकेशन में हो रहा है जो अभी बहुत पुराने एप्लीकेशन है जो अभी भी मेंटेनेंस में, उसमें यही प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू स्मूथ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो अब जब ये सारी चीज़ें चल रही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज क्यों करनी चाहिए, क्यों डिपेंडेंसी इंजेक्शन पिक्चर में आया। अब ये समझने वाली चीज़ है और चलिए समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम, इस इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है जिसके थ्रू हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं उसको देखते हैं ना। अब उसको समझने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले ये हम समझते हैं कि अब डिपेंडेंसीज क्या होता है, उसके बाद कंप्लीट हमारे पास समझ में आएगा कि एक्चुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। पहले ये चीज़ों को हम डिपेंडेंसी समझते हैं कि एक्चुअली डिपेंडेंसी होता क्या चीज़ है, राइट। तो हम इसको समझने के लिए हमने ये एक आर्किटेक्चर डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, है ना। और ये आर्किटेक्चर इस आर्किटेक्चर को थ्री टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, थ्री टायर आर्किटेक्चर बोलिए चाहे थ्री लेयर आर्किटेक्चर बोलिए, है ना। अब इसमें क्या होता है, एक लेयर यूआई लेयर होता है, दूसरा लेयर बिजनेस एक्सेस लेयर होता है, तीसरा डेटा एक्सेस लेयर होता है। ठीक है, सब लेयरों की क्या है, एक अलग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो अपना अपना ना काम करते हैं। यूआई लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये डेटा ना यूजर को यूजर इंटरफेस की तरह काम करता है और डेटा यूजर को डिस्प्ले करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा पास करना हो, डेटा डिस्प्ले करना हो, यूआई लेयर करता है। बिजनेस लेयर क्या करता है, बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करता है। और डेटा एक्सेस लेयर क्या करता है, डेटा एक्सेस करता है, डेटाबेस से डेटा एक्सेस करता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अगर सपोज करो कि इस यूआई लेयर को क्या करना हो, अगर इस यूआई लेयर को अगर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना, सपोज एम्प्लॉय का नाम ही डिस्प्ले करना हो, तो वो क्या करेगी, यूआई लेयर क्या करेगा कि बिजनेस लेयर को एक रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एम्प्लॉय का नाम दो, मैं एम्प्लॉय का आईडी भेज पास कर रहा हूँ, उसके बेस पे आप मेरे को एम्प्लॉय का नाम दो। ठीक है, तो बिजनेस लेयर इसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और बिजनेस लेयर क्या करता है, डेटा एक्सेस लेयर को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपको आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरे को इसके बेस पे क्या करता है, एम्प्लॉय का नाम प्रोवाइड करो, मुझे शेयर करो। ठीक है, तो क्या करता है, डेटा एक्सेस लेयर उस आईडी के बेस पे क्या होता है, डेटा बेस से एम्प्लॉय नेम फाइंड करता है और वो एम्प्लॉय नेम को फिर से रिटर्न कर देता है बिजनेस एक्सेस लेयर को। ठीक है, और बिजनेस एक्सेस लेयर जब वैल्यू को फेस इसको मिल जाता है तो ये इनको यूआई लेयर को प्रोवाइड कर देता है और यूआई लेयर उस नाम के साथ जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, जो भी जहाँ भी उसको डिस्प्ले करना होता है, जहाँ भी उसको पास करना होता है, ये अपना ये इम्प्लीमेंटेशन करता है, उस वैल्यू को पास कर देता है। ठीक है, अब ये चीज़ें कंप्लीट प्रोसेस होती है थ्री लेयर आर्किटेक्चर की। ठीक है, अब इसमें डिपेंडेंसीज क्या होती है इसको समझते हैं। ठीक है, अब यूआई लेयर क्या है कि इंफॉर्मेशन जो अगर ब्राउज़र को डिस्प्ले करना है, यूजर को डिस्प्ले करना है, देना है, तो कैसे देता है, ये बिजनेस एक्सेस लेयर से रिक्वेस्ट करता है, राइट। अगर बिजनेस एक्सेस लेयर इसको डेटा प्रोवाइड करता है तो ये ब्राउज़र पे डिस्प्ले करता है। अगर ये बिजनेस एक्सेस लेयर इसको डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा, राइट। तो क्या हुआ कि यूआई किस पे डिपेंड हो गया, बिजनेस एक्सेस लेयर पे। यानी कि अगर बिजनेस एक्सेस लेयर इसको डेटा देगा तो ये डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब बिजनेस लेयर कहाँ से डेटा लेता है, ये लेता है डेटा एक्सेस लेयर से। ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर बिजनेस लेयर को डेटा प्रोवाइड करता है तो बिजनेस लेयर यूआई को प्रोवाइड कर देता है। अगर डेटा एक्सेस लेयर क्या है, अगर ये डेटा बिजनेस एक्सेस को नहीं देता है, बिजनेस लेयर को नहीं देगा, तो ये बिजनेस लेयर क्या हो, यूआई लेयर को डेटा नहीं देगा, राइट। तो क्या हुआ कि अगर देखें तो इसमें यूआई क्या है, डिपेंड किस पे है, बिजनेस लेयर पे। और बिजनेस लेयर किस पे डिपेंड है, ये किस पे डिपेंड है, डेटा एक्सेस लेयर पे। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें डिपेंडेंसी यूआई की डिपेंडेंसी बिजनेस लेयर पे है, बिजनेस लेयर की डिपेंडेंसी डेटा एक्सेस लेयर पे। तो इस प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसीज बोलते हैं। यानी कि एक सारे यूआई की डिपेंडेंसी इस पे है, यूआई की बीएल की डिपेंडेंसी डेटा एक्सेस लेयर पे है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी।
समझ में आ गया कि डिपेंडेंसी होता क्या है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि डिपेंडेंस, अब देखते हैं कि अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बगैर कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। अभी तो हम समझना था डिपेंडेंसी इंजेक्शन, उसको समझ लिए। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि अगर बगैर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है ना। ठीक है, अब हमारे पास सपोज करिए बिजनेस लेयर, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हम थर्ड टायर इसमें जो 3 लेयर आर्किटेक्चर पे गए हैं उसमें हम अभी थोड़े देर के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसके लिए हम डेटा एक्सेस लेयर को भूल जाते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ईवाई लेयर से बिजनेस एक्सेस लेयर तक का करेंगे, क्योंकि ईवाई लेयर भी ईवाई लेयर की डिपेंडेंसीज किस पे, बिजनेस एक्सेस लेयर पे होगी। ठीक है, तो इन दोनों लेयर को लेके हम एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन एग्जांपल देखते हैं इन दोनों लेयर को लेकर। ठीक है, अब ये जो है एम्प्लॉय बिजनेस लेयर है, बिजनेस एक्सेस लेयर, जिसमें एक एम्प्लॉय बिजनेस एक्सेस लेयर है। ये एम्प्लॉय बिजनेस एक्सेस लेयर में एक मेथड है, जिस मेथड का नाम है गेट, क्या नाम है इसका, गेट एम्प्लॉय, राइट। ये एम्प्लॉय जो है आईडी पास होती है, एम्प्लॉय आईडी पास होती है, उसके बेस पे ये रिटर्न करता है एम्प्लॉय का नाम। ये जो फंक्शन, ये जो डेटा रिटर्न करता है ये डेटाबेस से जाके रिटर्न कर, डेटाबेस से इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डेटा लेके आता है और ये रिटर्न कर देता है। लेकिन फॉर डेमो पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन ना करके हम डायरेक्ट स्टैटिक वैल्यू ही रिटर्न करा रहे हैं कि अगर आईडी आया तो इस नाम को रिटर्न करेगा, तो शबूर अंसारी एज ए एम्प्लॉय नेम ये रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इस बिजनेस एक्सेस लेयर को, बिजनेस लॉजिक को कौन सा कंट्रोलर यूज करना, यूआई यूज कर रहा है, ये एम्प्लॉय कंट्रोलर यूज कर रहा है। एज अ यूआई हम इसको ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है एम्प्लॉय कंट्रोलर इस बिजनेस लॉजिक को यूज करना चाह रहा है, इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है अपने कंट्रोलर में, राइट। तो अब क्या होगा कि अगर इस बिजनेस लॉजिक में क्या होगा, अगर इसका एक मेथड कॉल करना चाह रहा है तो कैसे करेगा। नॉर्मली इसको क्या करेगा कि इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ, न्यू कीवर्ड के थ्रू हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हुआ कि हमने इस मेथड को कॉल किया और ये मेथड कॉल होके जो रिटर्न करना चाह रहा है वो रिटर्न किया। और इसको हमने मान लीजिए कि हम इंडेक्स पेज पे डिस्प्ले करें तो हमने एज अ सिंपल व्यू बैग यूज किया और इस नाम को इस वैल्यू के असाइन कर दिया और जाके यूजर यूआई लेयर पे इंडेक्स पेज पे जो एम्प्लॉय का नाम है डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है ना। ये प्रोसेस चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो अभी देखते हैं कि अगर अब देख समझते हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन है तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय बिजनेस लेयर है, हमारे पास और भी कंट्रोलर है, राइट। बहुत सारे कंट्रोलर हैं, मान लीजिए 10 20 50 से हमारे पास कंट्रोलर है जिसमें सेम बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट है, सेम क्लास यूज हुआ। ठीक है, और एप्लीकेशन चल रहा सडन है ना। फिर हमने एप्लीकेशन को क्या हुआ कि हमने देखा कि वो इसमें हमने जो क्लास का नाम क्रिएट किया हुआ है इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी मिस्टेक है, EMPLY एम्प्लॉय लिखे हैं हम, तो यहाँ पे डबल ई होनी चाहिए, यहाँ पे सिंगल है। तो हमने क्या किया कि नहीं, इस क्लास को रीनेम कर लिया और हमने क्या किया, एम्प्लॉय बनाया। ठीक है, और हमने इस क्लास को क्या कर दिया, यहाँ पे हमने करेक्ट करके हमने पूरा EMPLOY डबल है ना, ये बी है, इसमें हमने ई ऐड करके इस क्लास को रीनेम कर दिया और एप्लीकेशन एग्जीक्यूट किए। तो क्या होगा कि जैसे ही इसको रीनेम करेंगे और एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ से क्या होगा कि एक्सेप्शन थ्रो करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये जो यूआई लेयर एम्प्लॉय कंट्रोलर है, इस क्लास को जो है ना, इस जो ये एम्प्लॉय BL इस क्लास को बिजनेस लॉजिक लेयर पे जाके एक कॉल करेगा, है ना। इसको इस कॉल करेगा, इसको सर्च करेगा, इसको फाइंड करेगा। लेकिन हमने इसका नाम चेंज कर दिया, इसको रीनेम कर दिया, तो ये इसको ना, ये एक पुराना वाला ये इस पर नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, अब इसको जब एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम इस कंट्रोलर पे जाके इसका भी नाम हम एज इट इज रखेंगे, जो नया चेंज है, नया हमने एम्प्लॉय बिजनेस लेयर जो नाम नया करेक्ट किया हुआ है ना, रेक्टिफाई किया, उस नाम को यहाँ पे चेंज करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमें एम्प्लॉय
इम्प्लॉय बीएल करनी होगी, ठीक है ना। तो अब समझिए कि अब देखिए कि हमने अभी क्या है, एक कंट्रोलर है ना, एक कंट्रोलर में हमने क्या हुआ, इस मिस्टेक था तो हम आके यहाँ पे इसको रीनेम किए और बाकी हमारा प्रोसेस चल रहा और एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया। ये कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक हो गया या दो कंट्रोलर हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक कंट्रोलर सपोज करिए कि 100 है, 200, एक इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाते हैं ना, एक स्मॉल लेवल में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें 100-200 मतलब पेज कंट्रोलर्स हों और मैक्सिमम कंट्रोलर पे एम्प्लॉय बिजनेस लेयर को यूज़ किया हुआ, तो क्या होगा उसमें, उस कंडीशन में ये होगा कि हम हर पेज पे जाके इस जो नए जो रीनेम क्लास है इसको यूज़ करना होगा, पुराना जो एम्प्लॉय बैल क्लास है उसको हटा के एम्प्लॉय का जो करेक्ट वर्जन है उसको वहाँ पे जाके यूज़ करना होगा। तो हम मैनुअली 1 बाय 1 करके हम जाएंगे और रीनेम करेंगे, तो क्या होगा, एक बहुत हैक्टिक काम हो जाएगा, एक कम्प्लेक्स काम हो गया है ना, कि हर पेज पे जाओ फिर उसको ठीक करो, उसके बाद से एप्लीकेशन के बिल्ड करो, है ना, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया कि अगर इसका ना इसमें कोई भी चेंजेज हुआ तो हमें इसमें क्या होगा कि यूआई लेयर पे इफेक्ट करेगा, उस पर जाके हम चेंज करना चाहेंगे। एक फर्स्ट प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम हो गई कि सपोज करो कि जो हमने पहले जो जब एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा था उस दरमियान क्या हुआ, उस समय क्या हुआ कि हमने हमारा जो प्रोसेस था वो इम्प्लीमेंटेशन था कि हम एसक्यूएल डेटाबेस से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा को फेच करेंगे, है ना, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उसको करेंगे, ठीक है। अब प्रोसेस चलता गया, अब सडनली अब क्या हुआ कि अब नया बिजनेस आया कि नहीं, एसक्यूएल की जगह पे हम क्या करते हैं, हम माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करते हैं। अभी सिनेरियो में क्या करेंगे, या तो या हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो ये जो एम्प्लॉय का जो पुराना क्लासेस है उस क्लास में हम जो मेथड्स हैं, जो प्रोसेस हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी का, डेटाबेस फेचिंग का जो एसक्यूएल सर्वर के लिए लिखा गया है, या पूरा उसको हम इम्प्लीमेंट करें माई एसक्यूएल के लिए, सारे को हटा के उसके जगह पे हम माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी, माई एसक्यूएल का प्रोसेस जो जैसे डेटाबेस फेच करेंगे उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें। या दूसरा हो सकता है कि एक और इसी तरह का एक हम क्लास बनाएं जो माई एसक्यूएल के डेटाबेस से फेच करेगा, है ना। सपोज करो उस क्लास का नाम हमने रख दिया एम्प्लॉय माई एसक्यूएल ना BAL, यानी ये जो क्लास है ये हमने इस क्लास का नाम रखा है एम्प्लॉय माई एसक्यूएल BAL। इसमें क्या करेंगे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ये माई एसक्यूएल से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके माई एसक्यूएल डेटा से कनेक्टिविटी का इम्प्लीमेंटेशन होगा, माई एसक्यूएल से डेटा कैसे फेच करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब इस क्लास को क्या करना है कि इस कंट्रोलर पे इम्प्लीमेंट करके हम इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब पुराना जो क्लास है ना, ये जो पुराना क्लास है उस क्लास की जगह पे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। पहले हम एम्प्लॉय BL का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय माई एसक्यूएल, एम्प्लॉय जो है माई एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और बाकी का जो प्रोसेस हो एज इट इज चलेगा और है ना, और इम्प्लीमेंट करके वो करेंगे। अब ये हमारे पास सेम वही प्रॉब्लम है, सिचुएशन आता है कि अगर ये स्मॉल लेवल एप्लीकेशन है, छोटा एप्लीकेशन है, इसमें 1 से 2 कंट्रोलर है तो इजी वे में हम जाके चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन है जिसमें 100-200 कंट्रोलर्स हैं, जिसमें हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको जाके वहाँ पे चेंज करना है, तो क्या होगा, फिर वही 1 बाय 1 जाएंगे और सारे कंट्रोलर पे जाके चेंज करेंगे, जो अभी बताया था कि एक हेक्टिक काम है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ नहीं करते हैं, अगर पुराने प्रोसेस से चलते हैं जिसमें हम ये डायरेक्ट एप्लीकेशन को कॉल करते हैं, डायरेक्ट इस क्लास का क्रिएट करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को हर जगह मतलब बहुत चेंजेस जो होते हैं अगर इसमें, तो इस एप्लीकेशन में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर उसको हमें करेक्ट करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है, मैनुअली करनी होती है जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अगर डायरेक्ट एक और टर्म याद आ गया मेरे को कि अगर ये डायरेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं जिसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। क्या बोलते हैं उसको, हम इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग, ये समझ लीजिए टाइट कपलिंग।
टाइट कपलिंग में क्या होगा कि ये अब ये क्लास है, इसका हम इस क्लास इम्प्लीमेंटेशन क्लास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये टोटली इस पे डिपेंड है ना, डिपेंड है। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर इस क्लास को चेंज कर रहे हैं तो इस क्लास में भी चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है ये क्लास है, इस पर टोटली डिपेंड है। इस क्लास के ऑब्जेक्ट को ये डायरेक्ट क्रिएट कर रहा है, इसलिए इस जो कपलिंग को क्या बोलते हैं, टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग में क्या होता है कि ये दोनों क्लास एक क्लास है, ये जो एक एम्प्लॉय कंट्रोलर है, इस क्लास पे अपने डिपेंडेंट क्लास पे टोटली डिपेंड है। अगर डिपेंडेंट क्लास में कोई भी चेंजेस होगा वो हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास में क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर डिजाइन पैटर्न यूज़ नहीं करते हैं तो ये टाइट कपलिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब अगर देखते हैं कि अगर क्या डिजाइन पैटर्न यूज करने से ये टाइट कपलिंग की प्रॉब्लम, ये जो है चेंज करने की जो प्रॉब्लम और रीनेम करने में जो इश्यूज प्रॉब्लम हम जो अभी फेस कर रहे थे, देख रहे थे, क्या रिजॉल्व हो जाता है कि नहीं होता। चलते हैं अब इस प्रोसेस को हम देखते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू कि क्या ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता है या नहीं। ठीक है, तो अभी जैसा हमने देखा था कि हमारे पास एक एम्प्लॉय बिजनेस लेयर का जो एम्प्लॉय बेल का एक क्लास है जो मेथड रिटर्न करता है गेट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, इस मेथड को हमने यहाँ पे फिर से लिख दिखा रहे हैं कि ये एम्प्लॉय बिजनेस एक्सेस लेयर का जो एक मेथड है जो गेट एम्प्लॉय नेम है, जो आईडी पास करते हैं उसके बेस पे एम्प्लॉय का नाम है रिटर्न करता है, राइट। अब इसको जो अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इम्प्लीमेंट करना है तो क्या प्रोसेस करेंगे, क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे जो इसको जिसके थ्रू हम डिपेंडेंसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला क्या करेंगे, एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे जिसमें ये जो इम्प्लीमेंटेशन है जो मेथड से गेट एम्प्लॉय नेम का, उसको हमने डिक्लेयर किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट किया और हम इंटरफेस का नाम आई एम्प्लॉय दिया, और आई एम्प्लॉय में ये जो मेथड है, जो इम्प्लीमेंटेड मेथड है, इसको मैंने डिक्लेयर किया। और डिक्लेयर करने के बाद जो बिजनेस लॉजिक है इसमें हमने इनहेरिट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया आई एम्प्लॉय को। जैसे आई एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस मेथड को क्या होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंटेड है तो हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मेथड चूँकि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो ठीक है, ये पहला स्टेप हमने क्या किया कि हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया है ना, और इंटरफेस क्रिएट करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं यूआई लेयर पे। ये बिजनेस एक्सेस लेयर का हमने बिजनेस एक्सेस लेयर पे जो भी चेंजेस करना था ये हमने किया। अब हम यूआई लेयर यानी कि एम्प्लॉय कंट्रोलर पे आते हैं। एम्प्लॉय कंट्रोलर पे क्या करते हैं कि हम इस इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, हम ये इंटरफेस डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, है ना, और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि प्राइवेट रीड, है ना, कैसे करते हैं, प्राइवेट रीड ओनली आई एम्प्लॉय, और हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, ये इसका एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। ये कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और कंट्रोलर में क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ये जो एक्सटर्नल से आता है, एक्सटर्नल सोर्स से आता है, बाहर से आता है। ठीक है ना, कहीं से ये ऑब्जेक्ट इसमें पास होता है ये एम्प्लॉय कंट्रोलर में, और इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम इसमें असाइन कर देते हैं। ठीक है, इसमें असाइन कर दिए, और असाइन करने के बाद इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन को, इस मेथड को हम कॉल कर लेते हैं जो गेट एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर हमने जो पहला प्रॉब्लम आया था कि हम इसमें एम्प्लॉय का जो नाम चेंज करना मिस्टेक हो गया था, स्पेलिंग का एक मिस्टेक हो गई थी इसमें कि हाँ ई छूट गया था। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें कि अगर करेक्ट करें इस क्लास को, एम्प्लॉय को हम अगर करेक्ट करें एम्प्लॉय BAL, तो क्या इफेक्ट करेगा इस लेयर को। अब ये देखते हैं, जैसे एम्प्लॉय लेयर करेक्ट करते हैं, बाकी इंटरफेस एज इट इज़ है, ये सारी चीज़ एज इट है ना, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि EY लेयर पे क्या है, कहीं इफेक्ट है। तो EY लेयर पे जो हाँ एम्प्लॉय कंट्रोलर है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस क्लास को, एम्प्लॉय क्लास को हम डायरेक्टली इस एप्लीकेशन में कहीं यूज नहीं किए हुए हैं। ठीक है, हम अगर कहीं यूज नहीं किए हुए हैं तो क्या हमें करेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे जो इस कंट्रोलर में इसका इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, इस क्लास को कॉल हुआ ही नहीं है, ये इंटरफेस कॉल हुआ है और इंटरफेस में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। इसलिए क्या हुआ कि ये हमारे पास इस कंट्रोलर में हमें कोई जो एम्प्लॉय कंट्रोलर में इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर ये 100 पेज में होता तो भी हमें कंट्रोलर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया और इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास का नहीं किए हुए हैं। तो ये एक जो पहला चीज़ है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन
यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम डिपेंडेंट क्लास में अगर कोई चेंजेस करते हैं तो उसमें कोई रिफ्लेक्ट नहीं आता है। ये चेंजेस हमने देख लिया कि इसमें अगर जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, जहाँ पे इस क्लास को कॉल किया इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। पहला ये चीज़। दूसरा सिनेरियो ये था कि ये जो सपोज करो कि ये हमारा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से था। अगर हम फ्यूचर में, जैसा पहले डिस्कस किए कि अगर हम इस इम्प्लीमेंटेशन को अगर हम अब फिर से अगर माई एसक्यूएल सर्वर से अगर प्लानिंग हो गई है कि हाँ हम जो भी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हम डेटा का प्रोसेस करेंगे वो माई एसक्यूएल सर्वर से करेंगे। तो जैसा कि हमने क्या किया था कि एक नया क्लास बनाया था हम लोगों ने कि पब्लिक क्लास एम्प्लॉय माई एसक्यूएल ना। तो अब क्या होगा कि इसको अगर अब ये माई एसक्यूएल इसमें क्या होगा, इस क्लास में क्या करेंगे कि जितनी इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी माई एसक्यूएल से रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कैसे फेच करेंगे, उसका जो प्रोसेस है इस क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको लिखेंगे और इस क्लास को हम इस माई कंट्रोलर पे यूज़ करना हो तो हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस क्लास में क्या करेंगे, आई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना। जैसा कि हमने यहाँ पे किया आई इम्प्लॉय, ठीक है। और आई इम्प्लॉय को जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और ये आई इम्प्लॉय ऑलरेडी इस क्लास में इम्प्लीमेंटेड है, तो अब इस क्लास को क्या होगा, इसमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि ये क्लास ऑलरेडी इस इंटरफेस को कॉल हुआ है और एक इंटरफेस को इसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अब इस तरह से क्या हो रहा है कि अगर हम कोई भी क्लास ऐड करना चाह रहे हैं तो इसमें हमारे पास कोई चेंजेस नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स होता है डिपेंडेंसी, जो टाइट कपलिंग की जो प्रॉब्लम है, ये हम अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लूज कपलिंग। यानी कि लूज कपलिंग का मतलब क्या हुआ कि इस क्लास का इस पे डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। अगर इस क्लास में कोई भी चेंज करते हैं तो इस क्लास में हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। ये है लूज कपलिंग। और एक और सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन इम्प्लीमेंट करने से। जो एक क्लाइंट एप्लीकेशन है, एक क्लाइंट कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर है, उसको ये नहीं पता है कि ये जो मेथड है, जो गेट एम्प्लॉय मेथड है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, किस क्लास में, एक एम्प्लॉय क्लास से आ रहा है या कस्टमर क्लास से आ रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। तो एक सिक्योरिटी पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है इसके साथ साथ कि क्लाइंट को ये नहीं पता कि जो मेथड कॉल कर रहा है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। उसको बस एक इंटरफेस दे दिया जाता है, उस पर बता दिया जाता है कि इस इंटरफेस को यूज़ करो और इस इंटरफेस में जितने मेथड है उसको कॉल करो। उसको ये नहीं बताया जाता है, उसको ये नहीं पता होता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है। ये तीसरी बेनिफिट्स हो गया। और चौथा बेनिफिट इसका क्या होता है, जब ये पैटर्न यूज़ करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न यूज़ करते हैं, इंटरफेस यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो आपको जो टेस्ट केसेस होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है, ईजी हो जाता है, लिखना ईजी हो जाता है ना। तो ये चार आपकी जो ये प्रॉब्लम होती है, एक तो बेनिफिट्स हो जाता है अगर हम यूज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो एक बेनिफिट क्या होता है कि एप्लीकेशन लूजली कपल्ड हो जाता है। दूसरा, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। और तीसरा, इसमें यूनिट टेस्ट हम प्रॉपरली लिख सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप जो भी चीज़ें अब समझ में आ गया कि डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या होता है और उसको यूज़ नहीं करने से क्या प्रॉब्लम आती है और यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स है, ये समझ में आ गया। चलते हैं इसके डिफिनीशन पे चलते हैं। तो हमने अभी समझ लिया कि डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब ये है कि ये भी समझ लिया हम लोगों ने कि अगर यूज करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं कि एप्लीकेशन जो होता है लूजली कपल्ड एप्लीकेशंस होता है और जो टेस्ट केसेस लिखना होता है इजीली वे में लिख सकते हैं। अब क्या है कि तीसरा कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। तो अभी हमने जो प्रोसेस अपनाया, ये हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहाँ यूज़ किया, इसके कंस्ट्रक्टर में यूज़ किया हुआ। तो हम किस वे से यूज़ कर रहे हैं, एक जो इम्प्लीमेंट किया एक कंस्ट्रक्टर का वे से, कंस्ट्रक्टर वे पे हमने कंस्ट्रक्टर यूज करके इम्प्लीमेंटेशन किया है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। मेथड और प्रॉपर्टीज हम अभी इसमें डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। इसके लिए जो नया वीडियो न्यू ट्यूटोरियल्स हम आएगा, सेशन आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेथड और प्रॉपर्टीज क्या के थ्रू हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से अब ये डिस्कस हो गया। अब
अब एक क्या करना है कि अब एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क में, जो MVC5 एप्लीकेशन होगा, और उसमें ये देखते हैं कि इन प्रोसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है जो MVC5 में है, और MVC5 में एप्लीकेशन है। ठीक है, सारी चीज़ें क्रिएट हुई है, और ये एप्लीकेशन भी सेम प्रोसेस में, इसमें दो ही लेयर है, एक बिजनेस लेयर हमने ऐड किया हुआ है और एक UI लेयर ऐड किया हुआ। बिजनेस लेयर में क्या हमने बिजनेस एम्प्लॉय का एक बिजनेस एक्सेस लेयर बनाया हुआ है, जिसमें क्या हुआ सेम मेथड है, गेट एम्प्लॉय नेम है, जो एम्प्लॉय ID लेता है उसके बेस पे ये नाम रिटर्न कर लेता है, जो है नाम रिटर्न कर लेता है तुषार अंसारी। ठीक है, सेम मेथड है जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, फिर इस बिजनेस लेयर को क्या किया है हमने, रेफरेंस ऐड किया हुआ, ऐड रेफरेंस में जाके बिजनेस लेयर को ऐड किया हुआ, और इस बिजनेस लेयर के इस मेथड को हमें क्या करना है, इस कंट्रोलर पे इम्प्लीमेंट करना है, इस कंट्रोलर पे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये देखते हैं कि जो हम प्रोसेस किए हुए थे, इम्प्लीमेंट किए हुए थे कि बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज किए हुए इस क्लास को, इस क्लास के मेथड को कॉल कर रहे थे, यूज कर रहे थे। चलिए सबसे पहले वही इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें बिना डिपेंडेंसी का। तो हम क्या कर रहे थे, क्या करना होता कि सब अगर इस क्लास की यूज कर रहे ना है तो हमें इस क्लास की क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्राइवेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय BL का। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं एम्प्लॉय BAL। ठीक है, और असाइन कर देते हैं नॉल न, और इसको क्या करते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं कंस्ट्रक्टर कि अगर कोई कंप्लीट पेज पे अगर यूज होगा तो हम कहीं भी पेज पे यूज कर वन एक टाइम में एक जगह हम इसका इनिशियलाइज कर दिए कंस्ट्रक्टर पे, और इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका एक यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस बिजनेस एक्सेस लेयर के एम्प्लॉय बिजनेस लेयर का, जो एम्प्लॉय बिजनेस एक्सेस लेयर क्लास है उस क्लास का यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस मेथड को कॉल करेंगे, उसके मेथड को कॉल करेंगे। और मेथड क्या है, एम्प्लॉय बैल डॉट गेट नेम मेथड है, और इसमें हम एक एम्प्लॉय ID पास कर देते हैं कि एम्प्लॉय उस बंदे का नाम भेजो जिसकी एम्प्लॉय ID 1 है, जो एम्प्लॉय ID 1 है उसका एम्प्लॉय नाम हमें चाहिए। ठीक है, और चूंकि डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, और इसमें हमने असाइन कर देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नेम असाइन कर लेते हैं और असाइन कर लेते हैं, और असाइन करने के बाद क्या होता है कि हम इस वैल्यू को बी बैग में असाइन कर लेते हैं, और बी बैग हमारा UI पे यूज हुआ है जिस पे डिस्प्ले। तो हम अब इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बिना हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, उस मेथड को कॉल किया। अब देखते हैं कि एग्जीक्यूट करके क्या ये एप्लीकेशन जो वैल्यू है, जो एम्प्लॉय नाम है, वो क्या डिस्प्ले हो रहा है एम्प्लॉय कंट्रोलर पे। अब ये देखते हैं। ठीक है, हमने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर दिया है, और एक कुछ समय लगेगा, कुछ सेकेंड्स लोड होने में, तो वेट करते हैं। हाँ, यहाँ लोड हो गया। ठीक है, अब हम इसके एम्प्लॉय कंट्रोलर पे चलते हैं, जिसमें हमने एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन किया, एम्प्लॉय कंट्रोलर पे गए, और जो भी मेथड्स रिटर्न कर रहा था तशब्बुर अंसारी, ये यहाँ पे रिटर्न हो गया, और हम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, UI लेयर पे डिस्प्ले हो गया। क्या रिटर्न कर रहा था, ये तशब्बुर अंसारी। अगर यहाँ पे कुछ और रिटर्न करना हो तो आप चेक कर सकते हैं कि या एक्चुअली ये चेंजेस हमने किया वो प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट किया हमने तशब्बुर अंसारी की जगह पे हम एम्प्लॉय। ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है, थोड़ा सा ये भी टाइम लेगा। चलते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर पे, देखते हैं। ठीक, असद अंसारी। तो क्या हुआ, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है पुराने एप्लीकेशन में, जिसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज नहीं हो। अब ये देखते हैं, जो अभी हम वहाँ पे चेक कर रहे थे कि अगर इस लेयर पे बिजनेस लेयर में कोई भी चेंजेस करेंगे तो इसमें इस कंट्रोलर पे भी हमें चेंज करना होगा। क्या है टाइट कपलिंग, क्या प्रोसेस होता है, अब इस कोड के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है, हमने BI जो बिजनेस एम्प्लॉय है, ये स्पेलिंग गलत हो गया, तो हम इसको करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने करेक्ट किया इम्प्लीमेंटेशन, और हमने बिल्ड कर दिया एप्लीकेशन को। ठीक है, यहाँ करेक्ट करके हम बिल्ड कर दिए, बिल्ड किए। बिल्ड करने के बाद क्या हुआ कि
यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि ये फट गया, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्या आ रहा है कि इम्प्लॉय बेल कुड नॉट फाउंड, है ना, ये नहीं मिल रहा। क्यों? ये कॉल कर रहा है इस क्लास में बिजनेस एक्सेस लेयर में जाके इस नेम को सर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नेम नहीं मिला, एम्प्लॉय बेस नहीं मिला, क्योंकि हमने इसको करेक्ट कर दिया और ये अब इस नेम से। तो हम क्या करेंगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, अब हम इस कंट्रोलर पे जाके फिर से इसको हम चेक करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब चल गया, अब इसमें कोई इशूज़ नहीं, एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया। अब प्रॉब्लम आती है कि ये जो क्लास है अभी इस एज स्मॉल एप्लीकेशन, इसमें एक ही कंट्रोलर है ना, एक कंट्रोलर में हम यूज़ किया, हम मैनुअली इसको जाके चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही 100-200 कंट्रोलर होते, एक इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन होता, तो इसमें कैसे हम चेंज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें मैनुअली वहाँ पे जाना पड़ता है और हर एक कंट्रोलर पे जाके इसको चेंज करना होता है, जो जैसा अभी हमने डिस्कस किया हो। तो ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो गई ना, एक बहुत ज़रा हेक्टिक काम होगा और ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं कि अब दूसरा प्रॉब्लम जो हम डेटा बेस के लिए जो डिस्कस किए हुए थे कि अगर हमारे पास अगर पुराना ये जो प्रोसेस है माई एसक्यूएल सर्वर पे है, अगर माई एसक्यूएल का इम्प्लीमेंटेशन हो, तो अगर हम इसको अगर माई एसक्यूएल डेटाबेस इम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे जो माई एसक्यूएल से रिलेटेड होगा। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये डेटा इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये जो भी कनेक्टिविटी होगा, डेटाबेस फेच करने का जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा माई एसक्यूएल डेटाबेस से। और क्या करेंगे कि उसके बाद से क्या करना होगा, इस क्लास को क्या होगा, इस कंट्रोलर की जगह पे जाके हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ इसका कंट्रोलर है, इस क्लास को जहाँ जिस जिस कंट्रोलर पे इस पुराने वाले क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है, वहाँ पे हम जाके उसका अपडेट क्रिएट करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, उस क्लास को पुराने से चेंज करेंगे। वो सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम आती है कि अगर स्मॉल है तो छोटा सा एप्लीकेशन है तो हमने एक जगह आके हमने चेंज कर दिया। अगर ये वही इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन होता, बड़ा एप्लीकेशन होता, 100-200 जिसमें पेजेस होते हैं, तो क्या करना होता है, कंट्रोलर होते हैं तो हर कंट्रोलर पे जाके हमें चेंज करना होता है, जैसा हमने डिस्कस किया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो अभी हमने देखा, डिस्कस किया कि अगर हम ऑब्जेक्ट और डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। जो प्रॉब्लम आती है अभी हम देख रहे हैं और डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाता है, इसमें हम चेक करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया होता है कि अब इसमें हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करेंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हम पहला स्टेप क्या था कि इस क्लास का एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम इसका एक इंटरफेस क्रिएट किए, आई एम्प्लॉय जस्ट इंटरफेस क्रिएट किए, और इस इंटरफेस में हमने क्या किया, जो मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट है उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। राइट, सेम मेथड को डिक्लेयर कर दिया। इसलिए किया कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करेंगे इसमें इस क्लास में, तो हमें इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन की मतलब क्या होगा, देखो जो क्या होता है, जैसे हमने इसको कमेंट कर दिया, इसके पास मेथड नहीं है, तो क्या ये हाई रेड दिखा, रेड लेवल कर रहा है इसको, और यहाँ पे दिखा रहा है कि इसको करेंगे तो इम्प्लीमेंट इंटरफेस हो गया ना। तो सेम मेथड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्प्ले हुआ इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया, इसलिए हमने क्या हुआ, इसलिए क्या किया मैंने कि सेम नाम का ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इस क्लास में कि हमें इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया। हमने क्या किया, उसका एक इंटरफेस बनाया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, और सेकेंड स्टेप क्या होता है कि इस इंटरफेस को हम कंट्रोलर में इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे वो कर दी, आई इंटरफेस यूज़ किया, और इस आई इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। कहाँ पास करेंगे, एक कंट्रोलर में हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया कि एक आई इंटरफेस आई एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट पास किया। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ये बाहर से आएगा, एक्सटर्नल सोर्स है, किसी और तरीके से इसमें इस कंस्ट्रक्टर में पास हो जाएगा। और कैसे पास होगा, कहाँ से आएगा, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब पूरी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वहाँ से। अब क्या हो गया कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो इस ऑब्जेक्ट को हम इसके वेरिएबल असाइन कर देंगे। ठीक है,
और ये जब इसमें असाइन हो गए सारे ऑब्जेक्ट इसमें आ गए। अब इसके थ्रू क्या होगा, गेट एम्प्लॉय का नाम हम कॉल कर लेंगे इस मेथड के, इस इंटरफेस का जहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके सारे जो मेथड्स इस पे क्या होगा, जैसे इंटरफेस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसमें सारे मेथड जो डिक्लेयर होंगे इस क्लास में, वो मेथड क्या हुआ इस इंटरफेस में जो भी मेथड डिक्लेयर होंगे ये सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और उसमें इसको हम कॉल कर लेंगे। हम कॉल कर लिए, अब हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन हमारा प्रॉपर हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या है कि एम्प्लॉय है, इसको कॉल करते हैं और ये देखते हैं कि ओ यहाँ फट गया। इसमें क्या हुआ कि एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं हुआ। ठीक है, अब हमने तो यहाँ पे डिपेंडेंस, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर लिया लेकिन जो आई इंटरफेस यूज़ किया हुआ ये इसको क्या बोलेंगे, ये डिपेंडेंसी को इंजेक्ट किया हुआ। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमने क्या किया डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर लिया, लेकिन इस इंटरफेस को ये नहीं पता है कि हम किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता है, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसको ये नहीं पता। यानी कि इसको हमने डिपेंडेंसी इंजेक्ट तो कर लिया लेकिन हमने डिपेंडेंसी को रिजॉल्व नहीं किया। रिजॉल्व का मतलब कि इस इंटरफेस को, इस डिपेंडेंसीज को नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहाँ से होगा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट, किस इम्प्लीमेंटेशन क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इसको नहीं पता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि इसको रिजोल्यूशन नहीं मिला, इसको डिपेंडेंसी को रिजॉल्व नहीं कर पाया है ना। तो अब रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें चूंकि अगर ये .NET कोर होता तो इजीली हम जाके रिजॉल्व कर सकते थे, स्टार्टअप क्लास में जाते उसमें से जो भी उसकी जो सर्विसेज है उसमें इंजेक्ट कर सकते थे, इंजेक्ट करते हम रिजॉल्व हो जाता। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं .NET फ्रेमवर्क पे MVC5 एप्लीकेशन में कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे आती है कि हाँ इसके लिए एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है, उसको यूज करना होगा। अभी जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, हम यूनिटी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। तो हम चलते हैं यूनिटी पैकेज, एन्यूगेट पैकेज पे चलते हैं और यूनिटी को सर्च करते हैं। जो अभी हमने यूनिटी इसको सर्च करते हैं, यूनिटी MVC। और चूंकि MVC5 MVC4 MVC3 हर MVC के वर्जन के हिसाब से ये यूनिटी ने क्या किया, अपना एक वर्जन बनाया, अपना एक पैकेज वर्जन बनाया। अभी हम MVC5 यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि MVC5 का वर्जन यूज करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंस्टॉल होता है, कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है, कौन से फाइल्स ऐड होते हैं, कुछ फाइल्स ऐड होंगे, कुछ लाइब्रेरी ऐड होंगे, इसमें कॉन्फ़िगरेशंस ऐड होंगे, वो देखते हैं। जैसे इंस्टॉल करते हैं इसके साथ साथ क्या इंस्टॉल हो रहा है ये भी देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं इसको। देखिए जब हमने यूनिटी 5 इंस्टॉल किया, पैकेज इंस्टॉल किया, लेकिन यूनिटी 5 पैकेज के साथ साथ क्या कर रहा है, ये यूनिटी बेस भी इंस्टॉल कर रहा है, जो है ना, जो सारे एप्लीकेशन में। तो इसके साथ साथ क्या है, ये अपने सिस्टम के साथ यूनिटी भी इंस्टॉल कर रहा है, यूनिटी 5 भी इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, हम इसको अप्लाई कर दिए। तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हुआ ये आपको एक टेक्स्ट फाइल दे रहा है। ये टेक्स्ट फाइल क्या है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप यूनिटी MVC5 यूज़ किए, इम्प्लीमेंट ऐड किए हुए हैं पैकेज। तो इस पैकेज से आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इसने सबसे पहले बताया कि एक फाइल ऐड होगा, है ना, ये यूनिटी रजिस्टर्ड कंपोनेंट हो, कहाँ पे ऐड करना होगा आपको, ये जाइए सबसे पहले यूनिटी कॉन्फ़िग रजिस्टर को यहाँ से कॉपी करिए और ले जाके वहाँ पे ऐड कर दीजिए। कहाँ पे ऐड कर दीजिए, एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ पे, ग्लोबल एक्स पेज पे होता है। तो हम पहला स्टेप ये फॉलो कर देते हैं, हम ग्लोबल एक्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। हम जो भी टेक्स्ट फाइल है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस लाइन को आके हमने ऐड कर दिया, इस ना यहाँ पे ऐड कर दिया अब ग्लोबल एस फाइल में। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं दूसरा स्टेप क्या है कि हमने ऐड किया हुआ, तो देखेंगे इस रेफरेंसेस में क्या ऐड हुआ है। जब रेफरेंसेस में देखेंगे यूनिटी MVC5 हुआ, यूनिटी एब्स्ट्रैक्शंस 5 हुआ, यूनिटी कंटेनर ऐड हुआ। ये क्या हुआ कि जब MVC5 इंस्टॉल किया, यूनिटी MVC5, तो साथ साथ में कुछ पैकेजेस, एडिशनल पैकेज भी इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब पैकेज इंस्टॉल हो गया, ग्लोबल एसेस में चेंजेस हो गया, और उसके बाद क्या होगा, एक कॉन्फ़िग फाइल ऐड होता है। जो कॉन्फ़िग फाइल कहाँ पे दिखता है, ऐप स्टार्ट में। और कॉन्फ़िग फाइल का क्या नाम है, यूनिटी कॉन्फ़िग फाइल। ये यूनिटी
कॉन्फ़िग फाइल होता है, और ये फाइल ही बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है जहाँ पे हम डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे बताते हैं इंटरफेस को ऐड करते हैं और इंजेक्ट करते हैं, और बताते हैं किस क्लास का इंटरफेस आप ऐड करोगे, किस क्लास का इंटरफेस किस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, रिजॉल्व उसकी डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करते हैं कहें तो। ठीक है, तो उसके लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद क्या होता है, IT सर्विस का मतलब जो भी इंटरफेस हमने क्रिएट किया उसको यहाँ पे ऐड करते हैं, और इस इंटरफेस का कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है उस क्लास को यहाँ पे इम्प्लीमेंट मतलब कहाँ इम्प्लीमेंट एम्प्लॉय BL पे करते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे डिस्कस बताते हैं कि इस इंटरफेस को जब कॉल हो तो इस एम्प्लॉय बिजनेस लेयर को कॉल करे और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो जहाँ भी इस इंटरफेस को जिस जिस कंट्रोलर पे इंटरफेस कॉल होगा वो कंट्रोलर के थ्रू क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट इस पे क्रिएट होगा। अब ठीक है, अब चलते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इस एम्प्लॉय कंट्रोलर को हमने कंस्ट्रक्टर में कॉल किया हुआ है, तो क्या जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये इंटरफेस कॉल होगा। इंटरफेस कॉल होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ इस क्लास को कॉल करेगा और ये देखेगा कि क्या इस क्लास इंटरफेस देखेगा कि किस क्लास का ये इम्प्लीमेंटेशन है मेरे साथ। तो ये देखिए एम्प्लॉय बेल का है, तो इस एम्प्लॉय बेल क्लास को एम्प्लॉय BL क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेगा और उसके मेथड को कॉल कर लेगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अब चलते हैं देखते हैं कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं। हमने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय कॉल करते हैं और देखते हैं ठीक है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ है कि नहीं। अगर प्रॉपर हुआ होगा तो एम्प्लॉय का जो नाम है वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। हाँ देखिए ये प्रॉपर हमने जो इम्प्लीमेंट किया, डिपेंडेंसी को रिजॉल्व कर दिया, तो ये हमारे पास प्रॉपर है, एम्प्लॉय का नाम आ गया। जैसे कहाँ पे है, अगर इस क्लास को हम चलते हैं एम्प्लॉय बेल में, है ना, इंटरफेस के यूज़ किए हुए, तो ये क्लास प्रॉपर हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, असद अंसारी अगर नहीं है तो फिर स्टॉप करके हम रीनेम कर लेते हैं, दूसरा नाम चेंज करा देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि प्रॉपर कॉल हो रहा है कि नहीं। राइट, अब इसको क्या किया कि हम एग्जीक्यूट किए और कॉल कर देते हैं, उस कंट्रोलर को कॉल करते हैं, देखते हैं कि तशब्बुर अंसारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया तो ये इम्प्लीमेंटेशन है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का प्रॉपर हो गया हमारा यहाँ पे, वो यहाँ पे हो गया गुड। तो यानी कि जो भी इम्प्लीमेंट किए हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो प्रोसेस हमने इसमें फॉलो किया, कंप्लीट प्रॉपर फॉलो किया, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली तो हमने ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो चुका, जिसके हिसाब से देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉपर नाम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसमें इम्प्लीमेंट हो गया। अब एक चेक करते हैं कि अब जो अभी हमने डिस्कस किया था SQL जो भी SQL सर्वर वाली जो चेंजेस, SQL सर्वर की डेटाबेस अगर नया क्लास इंप्लीमेंट करते हैं, MySQL पे जाते हैं, तो उस कंडीशन में कैसे हम कॉल करते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये जो है मेथड ये हम SQL सर्वर से लेके आ रहे हैं ना, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। अब इसको अगर हमें सपोज करिए कि आ गया कि हमें MySQL से इम्प्लीमेंटेशन करना है, MySQL डेटाबेस से इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो क्या करेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे, इस क्लास को बोल देंगे एम्प्लॉय MySQL बेल। ठीक है, MySQL बिजनेस लेयर। ठीक है, और इंटरफेस हमारा यही रहेगा, ये जाके यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा ये MySQL के अकॉर्डिंग होगा। इसमें जो भी क्या प्रोसेस होगा, जैसे डेटा कनेक्टिविटी, डेटाबेस फेस करने का प्रोसेस, सारा का सारा MySQL के अकॉर्डिंग होगा इस क्लास में। और सपोज करिए कि फ़िलहाल हो चुका है, हम यहाँ पे स्टैटिक दिए। अब हमें क्या करना है, इस क्लास में हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं MySQL। ठीक है, कि MySQL से डेटा आ रहा है। ठीक है, अब इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, एम्प्लॉय क्लास में, यहाँ पे तो होगा नहीं, तो कहाँ पे होगा, तो हमारे पास एक सिंपल से जो यूनिटी कॉन्फ़िग है, जस्ट यहीं पे एक जगह हम इसको चेंज करेंगे, है ना। चेंज करने के बाद एप्लीकेशन के एग्जीक्यूट करेंगे, हम कहीं और चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चाहे वो 100 पेज में, हज़ारों पेज में, लाखों पेज में हो, 10 पेज में, 20 पेज में, कहीं कितना हो पेज में हो, उससे उसका मतलब नहीं, जस्ट एक जगह हम उसको चेंज करेंगे और ये पूरी कंट्रोलर पे इसका इफेक्ट हो जाएगा, ये MySQL डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक कनेक्ट हो गया, MySQL डेटाबेस हो गया, यानी कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स अभी हमने फेस किया था वो सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और रिजॉल्व हो जाते हैं। कोई भी चेंजेस हमें करना हो तो एक मिनिमम चेंजेस करनी होती है, सिर्फ जहाँ पे रिजॉल्व करना होता है वहीं पे उस क्लास को चेंज करना होता है ना। तो इस एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, लूजली कपल्ड बोलते हैं। जो भी हमने प्रोसेस इंप्लीमेंट किया लूजली कपल्ड, यानी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर रहे हैं तो हम एप्लीकेशन जो
बना रहे हैं लूजली कपल बनाएंगे और टेस्टेबल बनाएंगे गाइज। तो जहाँ तो होपफुली हम उम्मीद करेंगे कि आप सब जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का प्रोसेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, आपको समझ में आ चुकी हो। तो जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे कोर कंसेप्टम जो चैनल है पे आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट जो भी हमारे पास वीडियो बनाएंगे वो आपको ऑटोमेटिक आपके पास इंटीमेट हो जाएगा, आपको नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो थैंक यू एवरीवन।